अब हम आइसोटोन्स में एग्जांपल लेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। कार्बन का 14, 15, 6। ये जो नॉर्मल मास नंबर नहीं है, ये कभी कभी आते हैं। जैसे कार्बन का नॉर्मल क्या होता है, जो ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है कार्बन का, वो होता है 12। लेकिन कार्बन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते थे? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो उसमें आता था ये वाला जो हमने लिया है, ये क्या है? एक आइसोटोप ऑफ कार्बन है। लेकिन ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता। ज़्यादातर कार्बन का कौन सा एटम एग्जिस्ट करता है जिसमें उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? 12। लेकिन हम सिर्फ ये एग्जाम्पल देने के लिए इस आइसोटोप ऑफ कार्बन को कंसिडर करेंगे आइसोटोन्स की एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन में भी 14 होता है ज़्यादातर, ऑक्सीजन में जो ज़्यादातर 16 होता है। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, जितना एटॉमिक नंबर हो, मतलब इसके 6 हैं कार्बन के। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो मास नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 14 माइनस 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये कितना आ गया? 8। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इधर कितने हैं? 15। नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पता है कितने? 7 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। और इधर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। मतलब तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए? सेम। तो ये क्या है? आइसोटोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ करके उसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल हैं जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, वो कर लेने तुमने। उसके बाद है रदरफोर्ड के मॉडल की क्या लिमिटेशंस आई, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एक एटम है, एटम में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आसपास क्या घूम रहे? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, वो बोलती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो, ठीक है, ये उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों कोलैप्स नहीं होते। सबसे पहले तो उसने ये बोल दिया कि घूम क्यों रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके फॉल कर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा और ये कोलैप्स कर जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। लेकिन फिर उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के उसने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर फॉल इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, जो वो अपनी एनर्जी है वो घूमने में यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनकी एनर्जी सारी घूमने में यूज़ हो जा रही है, इसलिए वो प्रोटॉन के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन एक मैक्सवेल थ्योरी है फिज़िक्स में, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर पार्टिकल घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड फॉर्म में घूम रहा होता है, सर्कुलर फॉर्म में, तो वो हमेशा अपनी एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी का लॉस करता है। और जब वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, तो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल मतलब घूम रहा है, घूमते घूमते वो यहाँ पहुँचा, तो क्योंकि वो घूम रहा है उसकी एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और फिज़िक्स के एक लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई घूम रहा हो पार्टिकल, वो उसकी जो रेडिएशन निकलती है या फिर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होती है। तो उसने क्या करना है, कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जिसकी एक्सेलरेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो हमेशा एनर्जी लॉस करता है। तो जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो उसी पोजीशन पे तो घूमेगा नहीं, वो कहाँ आ जाएगा? थोड़ा नज़दीक आ जाएगा न्यूक्लियस के पास, क्योंकि उधर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है। ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ घूम घूम के आया, तो उसने एनर्जी क्या की? लूज़ की। तो फिर ऐसे आएगा, फिर लूज़ करेगा और एनर्जी, फिर लूज़ करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या करेगा? न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। समझ आया? सबसे पहले क्या बोला रदरफोर्ड ने कि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास इसलिए घूम रहे होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का यूज़ घूमने में करें, ना कि प्रोटॉन की साइड को अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो उसने बोला इसलिए एटम एग्जिस्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी घूमने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोटॉन की तरफ को अट्रैक्ट नहीं हो रहे। लेकिन उसके बाद एक मैक्सवेल थ्योरी है फिज़िक्स में, वो बोलती है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी घूमने में भी यूज़ कर रहे हो ना, तो क्योंकि वो सर्कुलर पाथ बोला था कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो
अगर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती है, और जब वो उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती है तो वो एनर्जी लूज़ करता है हमेशा। तो अगर वो एनर्जी लूज़ करेगा तो वो एक ही पाथ पे तो घूम नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी होगी तभी इसी पाथ में घूमेगा ना। एनर्जी लूज़ करे, क्योंकि इस पाथ में एनर्जी पता नहीं इसको कितनी चाहिए, जब ये वाला पाथ ओबे करेगा तो एनर्जी पता नहीं इसको कितनी चाहिए, ठीक है, कम एनर्जी चाहिए। जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के पास जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी हर एक मोमेंट पे क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, और ये जो पाथ ओबे कर रहा है ये सर्कुलर नहीं है। ये अगर पाथ ओबे करता ना, अगर इसकी एनर्जी लूज़ नहीं करती तो ये ऐसे ही घूमते रहता था इसने हर टाइम, तो ये पाथ होना था सर्कुलर। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर वो घूम रहा है और उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो उसको एक टाइम पे आके न्यूक्लियस पे क्या कर जाना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए। क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी बोलती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एनर्जी क्या करता है, एक स्पीशीज़ जो सर्कुलर मोशन में घूमती है उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन चेंज होती है तो एनर्जी वो लूज़ करता है। अगर वो एनर्जी लूज़ करता है तो उसकी टाइम टू टाइम एनर्जी कम होती जानी चाहिए, और एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाना चाहिए और इन दोनों का कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो एक एटम को स्टेबली एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो उसने ये अब ये हो गया पॉइंट कि रदरफोर्ड का जो एटम था, जो उसने स्टेबल बोला था, वो स्टेबल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ये वाले रीजंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताया कि एक चीज़ में एक इलेक्ट्रॉन, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो एक उसने वो बोल दिया था बीच में प्रोटॉन होंगे, साइड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो वो लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे प्रेजेंट, ठीक है, ये नहीं बता पाया था। और एक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अभी स्पेक्ट्रम बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसकी क्या रह गई थी, 3-4 ड्रॉबैक रह गई थी। उसके बाद बड़े सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को देख के एक और एटॉमिक मॉडल आया, और वो एटॉमिक मॉडल था बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बट बोहर अकेले ने कुछ नहीं किया, बोहर ने, बड़े सारे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके कंक्लूजन देखे कि अब इन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया है। उसके बेसिस पे उसने बोला कि क्योंकि रदरफोर्ड का तो फेल हो रहा था मॉडल, उसके बेसिस पे उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया है बाद में। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिसकी वजह से बोहर के दिमाग में एक नया एटॉमिक मॉडल बनना शुरू हो गया।